जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 18 आवाज़ का पैदा होना। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे रक्कास, एहतिजाज और एहतिजाजी हरकत, रक्कास का वक्फ़े एहतिजाज और ताअद्दुद, आवाज़ की बुलंदी और पस्ती, आवाज़ की शिद्दत और आवाज़ की सतह। ज़रा याद कीजिए, ज़ैल में चंद वाक़यात दिए हुए हैं। अगर आप इन तजुर्बों से गुज़रे हों तो दिए हुए बयानात के सामने चौकोन में सही का निशान लगाइए, अगर ना गुज़रे हों तो गलत का निशान लगाइए। दोनों हाथों से ताली बजाई, कोई साज़ बजाया, पटाखा जलाया, बंद दरवाज़े पर दस्तक दी, पेन के ढक्कन से सीटी बजाई, मोबाइल फ़ोन बजते वक्त उस पर हाथ रखा, घंटी बजाने पर उसमें इर्तियाश पैदा हुआ, धात का बर्तन गिरने से उसमें आवाज़ पैदा हुई, आसमान में बिजली कड़की, आवाज़ के दौरान उस पर हाथ रखा। दर्ज बाला मिसालों से ये बात वाज़े होती है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात से आवाज़ पैदा होती है। कुछ मिसालों से ये भी वाज़े होता है कि चीज़ों के मुर्तइश होने की वजह से आवाज़ पैदा होती है, मसलन घंटा, साज़ के तार या पर्दा, जबकि पटाखा जलाना, ताली बजाना, बिजली का कड़कना जैसी चंद मिसालों में इर्तियाश वाज़े तौर पर महसूस नहीं होता, लेकिन उनमें भी इर्तियाश पैदा होता है। ये सब इर्तियाशात हवा के सालमात में मुंतकिल होते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। तालाब के साकिन पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें पैदा होकर किनारे तक जाती हुई आपने देखी होंगी। इर्तियाशात इसी तरह हवा के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं और आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचकर सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं, कोई गुलकार गाना शुरू करने से कबल साज़ को तरतीब देता है, यानी वो क्या करता है? कोई गुलकार गाना शुरू करने से कबल तंबूरे के तारों का तनाव कम ज़्यादा करके सुर लगाता है। तबलची उसके तबले की खूंटियाँ ठोंक कर पर्दे को तानता है या कम करता है और सुर लगाता है। गुलकार किसी पत्ती पर गाना गाएगा यह साजिंदा मालूम कर लेता है। सुर से रब्त पैदा करना यानी सुरों की बुलंदी से ताल पैदा करना है। भारतीय मौसीकी में सा रे ग म प ध नी ये सुर बतदरीज बुलंद होते हैं। साइंस की ज़बान में इस बुलंदी को ताअद्दुद या तवातुर कहते हैं। तंबूरे जैसे आलात मौसीकी के तारों को छेड़ें तो वो मुर्तइश होते हुए नज़र आते हैं। इर्तियाश के दौरान तारों के दोनों सिरे साकिन होते हैं। मुर्तइश तार में इर्तियाश तार के दरमियानी हिस्से से एक जानिब जाकर दोबारा दरमियान में आता है। तार की ये हरकत बार बार मुकर्ररा वक्त पर होती है। इस हरकत को दौरी हरकत पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, किसी भी शय के मुतवातिर इर्तियाश से आवाज़ पैदा होती है। जितनी देर शय में इर्तियाश होता है उतनी देर हम आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन मुर्तइश शय को हाथ लगाने पर इर्तियाश रुक जाता है और आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। बाज़ वक्त हमें शय में इर्तियाश नज़र आता है, लेकिन कभी कभी वो इतना कम होता है कि नज़र नहीं आता। रकास, एहतिजाज और एहतिजाजी हरकत। बाग में झूला झूलते हुए बच्चे आपने देखे होंगे। झूले की इस हरकत का बगौर मुशाहिदा कीजिए। बाग में साकिन झूले के करीब जाकर उसके नीचे ज़मीन पर एक निशान बनाइए। इस निशान को आप झूले का मरकज़ या वस्ती मकाम कह सकते हैं। उसे ज़ोर से झूला दीजिए और उस झूले का मुशाहिदा कीजिए। झूला एक सिरे से दूसरे सिरे पर बार बार जाते हुए वस्ती मकाम को पार करता है। झूला एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए बार बार मरकज़ से गुज़रता हुआ नज़र आएगा।
इस तरह बार बार आगे पीछे होने वाला झूला एक रक्कास है। झूले का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर दोबारा पहले सिरे पर आने से झूले का एक एहतजाज मुकम्मल होता है। मरकज़ से बार बार आगे पीछे होने वाली रक्कास की इस हरकत को एहतजाजी हरकत कहते हैं। रबर बैंड तानकर छोड़ने पर उसमें इर्तियाश पैदा होता है। बाजू की तस्वीर से उसका मवाजना कीजिए। रबर पर ज़्यादा कुव्वत लगाई जाती है तब वो ज़्यादा तनता है, यानी इर्तियाशी अर्ज़ बढ़ता है। छोड़ने पर रबर की आवाज़ ऊंची होती है। रबर पर कम कुव्वत लगाई जाए तो रबर में कम तनाव पैदा होता है। इस वक्त इर्तियाशी अर्ज़ कम होता है और उसकी आवाज़ भी कम होती है। तकरीबन निस्फ मीटर लंबी एक मजबूत डोरी लीजिए, उसे एक लोहे या लकड़ी की गेंद से बांधिए और शक्ल में बताए हुए तरीके के मुताबिक उसे एक स्टैंड से इस तरह लटकाइए कि वो हवा में झूलता रहे। इस रक्कास को शाकोल पेंडुलम कहते हैं। शाकोल को एहतजाजी हरकत दीजिए। शाकोल के ए इस इब्तदाई हालत से बी या सी तक तय करदा ज़्यादा से ज़्यादा फासले को एहतजाज का अर्ज़ कहते हैं। शक्ल में ए बी या ए सी शाकोल का एहतजाजी अर्ज़ है। क्या आप जानते हैं, रबर को खींचकर छोड़ने पर वो अपनी असली हालत में आ जाता है। इस खासियत को लचक इलास्टिसिटी कहते हैं। ताने गए रबर में इर्तियाश पैदा होता है तब लचक अमल करती है। रकास का एहतजाज होते वक्त ज़मीन की सकली कुव्वत अमल करती है। रकास का वक्फ़ा एहतजाज और ताद्दुद या तवातुर रकास को एक दौर पूरा करने के लिए दरकार वक्त रकास का वक्फ़ा एहतजाज कहलाता है। गुज़िश्ता अमल में रकास को बी मकाम से ए वस्ती मकाम और वहाँ से सी और दोबारा मकाम ए की जानिब ए से दोबारा बी मकाम तक इस तरह बी ए सी ए बी फासला तय करने के लिए दरकार वक्त को रकास का वक्फ़ा एहतजाज टी कहते हैं। रकास के एक सेकंड में तय किए गए एहतजाज की तेदाद को रकास का ताद्दुद कहते हैं। गुज़िश्ता अमल में बी ए सी ए बी का कुल फासला यानी एक एहतजाज है। ताद्दुद n बराबर 1/1 रकास का वक्फ़ा एहतजाज बराबर है 1/t। ताद्दुद एक सेकंड में होने वाले एहतजाज की इकाई है। ताद्दुद को हर्ट्स HZ में ज़ाहिर किया जाता है। मसलन HZ एक यानी एक सेकंड में एक एहतजाज, 100 हर्ट्स यानी एक सेकंड में 100 एहतजाज। अमल कीजिए। प्लास्टिक की एक पैमाइशी पट्टी लीजिए। शक्ल में बताए हुए तरीके से उसे मेज़ पर इस तरह दबाकर पकड़िए कि उसका ज़्यादा हिस्सा मेज़ के बाहर रहे। अब आपके दोस्त से कहिए कि वो पट्टी का आज़ाद हिस्सा नीचे की जानिब दबाकर छोड़े। आपने क्या देखा उसका मुशाहिदा कीजिए। अब आप पट्टी के उस नुक्ते पर उंगली से दबाइए जिससे पट्टी की आवाज़ बंद हो जाए। अब पट्टी को 10 सम अंदर लेकर दोबारा यही अमल कीजिए। पहले और दूसरे अमल के दौरान पैदा होने वाली आवाज़ के फ़र्क को नोट कीजिए। दोबारा और आवाज़ की शिद्दत में ताद्दुद और आवाज़ की शिद्दत में होने वाले फ़र्क को जहन में रखिए। पट्टी के आज़ाद हिस्से की लंबाई कम करने इसे नोट कीजिए। आइए गौर करें, क्या पट्टी को किसी भी तरह मेज़ पर रखें तो आवाज़ पैदा होगी? क्या पट्टी के आज़ाद हिस्से की लंबाई और पैदा होने वाली आवाज़ में कोई ताल्लुक़ है? अगर मेज़ के बाहर पट्टी का 25 सम हिस्सा हो और उसे ज़रब लगाई जाए तो क्या आवाज़ पैदा होगी? अगर आवाज़ पैदा ना हुई हो तो वजह मालूम कीजिए। अमल कीजिए। एक लंबी डोर लीजिए, उसे एक धाती या लकड़ी की छोटी गेंद बांधकर रकास तैयार कीजिए। रकास की डोर की लंबाई सेंटीमीटर में नापकर नोट कर लीजिए। इस रकास को स्टैंड से हवा में लटका दीजिए। अब इस रकास को हिलाइए। स्टॉप वॉच की मदद से नोट कीजिए कि 20 एहतजाज के लिए कितने सेकंड दरकार होते हैं। अब रकास की लंबाई 10 सम कम कीजिए। वही अमल दोहराइए। इस अमल को 4 मरतबा कीजिए। हर मरतबा रकास की लंबाई में 10 सम की कमी करके मुशाहिदा कीजिए।
اپنے مشاہدے کو ذیل کے جدول میں درج کیجیے اور تعدد کی پیمائش کیجیے۔ رکاز کا وقفہ اہتزاز ٹی رکاز کی لمبائی پر منحصر ہوتا ہے۔ رکاز کی لمبائی بڑھانے پر رکاز کے وقفہ اہتزاز میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ارتعاشی عرض کم یا زیادہ ہو تب بھی تعدد کم رہتا ہے۔ آواز کی بلندی اور پستی۔ تصویر کے مطابق تقریباً 80 یا 90 سم لمبی اور 5 سم چوڑی پٹی لیجیے۔ اس کے دونوں سروں پر کچھ سم چھوڑ کر ہتھوڑی کے ذریعے 2 کیل ٹھونکیے۔ ان دونوں کیلوں کے درمیان ایک باریک تار مضبوطی سے باندھیے۔ تصویر میں بتائے گئے طریقے کے مطابق کیل کے قریب تار کے نیچے دونوں جانب لکڑی یا پلاسٹک کا ایک مثلثی ٹکڑا رکھ کر تار کو ضرب لگائیے۔ کیا آپ کو آواز سنائی دی؟ کیا اس تار میں ارتعاش ہوتا ہے؟ مشاہدہ کیجیے۔ اب لکڑی کے 2-3 چھوٹے چوکونی ٹکڑے ایک جانب کے مثلثی ٹکڑے کے نیچے اس طرح رکھیے کہ تار کی لمبائی میں کچھ فرق نہ ہو۔ مشاہدہ کیجیے کہ لکڑی کے ٹکڑے کی وجہ سے تناؤ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب انگلی کی مدد سے تار کو چھیڑیے اور آواز سنیے، ساتھ ہی تار کا ارتعاش بھی دیکھیے۔ ارتعاش کے تعدد میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے، نوٹ کیجیے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تار کا تناؤ بڑھایا جائے تو تعدد میں اضافہ ہوتا ہے اور تناؤ کم کریں تو تعدد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تناؤ زیادہ ہونے پر پیدا ہونے والی آواز بلند ہوتی ہے، جبکہ تناؤ کم ہو تو آواز پست ہوتی ہے۔ اسے ہی آواز کی بلندی اور پستی کہتے ہیں۔ آواز کی شدت، آواز کی سطح۔ کم یا زیادہ آواز کے لیے آواز کی شدت اور آواز کی سطح، ان دو اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آواز کی شدت آواز کے ارتعاشی عرض کے مربع کے تناسب میں ہوتی ہے۔ مثلاً طول کو دگنا کریں تو آواز کی شدت میں 4 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ آواز کی سطح کو ڈیسی بیل اکائی میں ناپا جاتا ہے۔ آواز کی شدت کا استعمال کر کے ریاضی کے ضابطے سے آواز کی سطح کی پیمائش ڈیسی بیل میں کی جاتی ہے۔ الیگزینڈر گراہم بیل نامی سائنسدان کے کارنامے کی وجہ سے اس کے اعزاز میں آواز کی سطح کو ڈیسی بیل ڈی بی میں ناپا جاتا ہے۔ آواز کی شدت 10 گنا بڑھتی ہے تو آواز کی سطح 10 ڈیسی بیل بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سنائی دینے کی ابتدا 0 ڈی بی سے ہوتی ہے؟ عام طور پر تنفس 10 ڈی بی، 5 میٹر فاصلے پر خسر پھسر 30 ڈی بی، 2 افراد میں گفتگو 60 ڈی بی، حرکت کرتی ہوئی سواری 70 ڈی بی، عام کارخانے 80 ڈی بی، جیٹ انجن 130 ڈی بی، کان گنگ ہونے کی ابتدا 30 ڈی بی۔ 1000 ہرٹز تعدد اور ڈی بی 100 سے اونچی آواز، اونچی سطح کی آواز سے سننے کی صلاحیت پر عارضی اثر ہوتا ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے بہراپن پیدا ہو سکتا ہے۔ طیاروں کے انجن کے قریب کام کرنے والے اس تجربے سے گزرتے ہیں۔ قابل سماعت آواز، انسان کو سنائی دینے والی آواز کا تعدد 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارے کان کو یہی آواز سنائی دیتی ہے۔ زیر صوتی آواز، کیا آپ اپنے ہاتھوں کی حرکت، درختوں سے پتوں کے گرنے کی آواز سن سکتے ہیں؟ رکاز کو اس طرح حرکت دیجیے کہ 1 سیکنڈ میں اس کے 3 یا 4 اہتزاز ہوں۔ غور سے سنیے کہ کیا کوئی آواز پیدا ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں 3 یا 4 اہتزاز، یعنی یہ آواز 3-4 ہرٹز کی ہوگی۔ انسان 20 ہرٹز سے کم کی تعدد کی آواز نہیں سن سکتا۔ اوپر دی ہوئی تمام مثالوں میں اہتزاز تو ہوا ہے لیکن آواز سنائی نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز 20 ہرٹز سے کم تعدد کی ہے۔ جس آواز کا تعدد 20 ہرٹز سے کم ہو، ایسی آواز کو زیر صوتی آواز کہتے ہیں۔ 20 ہرٹز سے کم تعدد کی آواز وھیل، ہاتھی، گینڈا وغیرہ سن سکتے ہیں۔ بالا صوتی آواز،
20,000 ہرٹز سے زیادہ تعدد کی آواز کو بالا صوتی آواز کہتے ہیں۔ اس قسم کی آوازوں کو انسان نہیں سن سکتا، لیکن کچھ جانور مثلاً کتا اس آواز کو سن سکتا ہے۔ اضافی معلومات: انسان کو سنائی نہ دینے والی زیر صوتی آواز کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے سے ہاتھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی سمجھا جاتا ہے کہ کتے اور دیگر جانوروں کو زلزلہ آنے سے قبل بالا صوتی آواز کی مدد سے احساس ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اس کی مزید معلومات حاصل کیجیے۔ بالا صوتی آواز کا استعمال گھڑیوں کے مہین پرزے اور نازک زیورات کی صفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، جسم کے اندرونی حصے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، دماغ کی گانٹوں کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، دھاتوں میں نقص کی جانچ کے لیے ہوتا ہے، راڈار نامی آلے میں ہوتا ہے، کچھ خوردبینی جانداروں اور کیڑوں کو ہلاک کرنے کے لیے، سمندر کی تہہ یا جہاز کی حالت جاننے کے لیے سونار یعنی ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رنگنگ طریقے کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آواز کی بلندی اور پستی کا آواز کے تعدد کے ساتھ راست تعلق ہے؟ بازو دی ہوئی ترسیم سے آپ کو آواز کے تعدد اور زیر صوتی آواز، قابل سماعت آواز اور بالا صوتی آواز سے متعلق مزید معلومات حاصل ہوگی۔